हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज यहाँ पे हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का वन शॉर्ट रिवीजन। ना बेटा, लास्ट क्लास में हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था और मैंने आपको बताए थे उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। ना यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं उसी तरीके से हम इस चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। तो जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको उसका थ्योरी बताऊंगी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी चीज बेटा, अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगी और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। सो मैं शिवांगी शर्मा, आपके बायोलॉजी टीचर, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे क्वेश्चन एक पूछा जाता है, सैम्पल पेपर में भी आपको दिखेगा कुछ कुछ, या बेटा ये पूछा भी गया है एक बार पहले कि व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन से हैं। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले चैप्टर के कुछ कुछ पॉइंट्स बना करके लिख देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें कि एनसीईआरटी में हूबहू ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है और यही बेटा अपने एग्जाम में लिख करके आना है। सो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, ना प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। हमें बेटा जो भी जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, चाहे प्लांट करना है, कोई माइक्रोब करना है, कोई भी चीज़ करनी है और उससे जो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। दूसरी चीज़ बेटा, हम ऐसी कंडीशंस बना रहे हैं जिससे वो मेरा एक्ट करे। बेसिकली मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कैसे मैं अपना सारा जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज बनाना है, तो मुझे अपने सारे जो मैंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कराना है, उसमें से प्रोडक्ट को भी निकालना है। क्या क्या मेरे को कंडीशंस रिक्वायर्ड होगी कि वो मेरा प्रोडक्ट काम कर सके। देन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग, फाइनली जो भी मेरा प्रोडक्ट बनता है उसको हम लेट्स सपोज सेपरेशन करते हैं, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं कि वो मेरा यूजेबल हो जाए, देन मेरी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग होती है। सो ये 3 पॉइंट बेटा आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन मेरा यहाँ से बनता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन में आपको एनिमल्स मेडिसिन में पूछ लेगा, क्वेश्चन में आपको एग्रीकल्चर में पूछ लेगा। अब ध्यान रहे, क्वेश्चन आपको 2 तरीके से आता है, या तो डायरेक्ट किसी एक एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है, बीटी कॉटन पूछ रहा है, आरएनएआई पूछ रहा है, या बेटा आपको एक जनरल पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर में कैसे यूज होगा। तो आपने जो जो पढ़ा है, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, बीटी कॉटन, ये सारी चीज़ों को एग्रीकल्चर में जब आप इसका एप्लीकेशंस लिखते हैं, इसके यूजेस लिखते हैं, सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल दीज इन योर एग्जाम्पल्स। अगर आप इसको एग्जाम्पल में मेंशन नहीं करोगे तो बेटा आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सो क्या क्या पॉइंट होते हैं, जैसे हम बेटा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से स्टडी कर सकते हैं कि किसी प्लांट की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, यानी उसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन कौन से हैं। लेट्स सपोज मुझे जानना है कि ये प्लांट ऐसा कुछ बनाता है, तो वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल हो उसका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से होता है, उसका प्रमोटर सीक्वेंस क्या है, ये सारी स्टडीज़ करने में हेल्प होता है। किसी भी प्लांट को बायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्ट करना, बायोटिक यानी कि लिविंग, तो जैसे कि इंसेक्ट्स, वायरस, पैथोजन, कोई भी तरीके की जो मेरे प्लांट्स को ख़राब कर रहे हैं उनसे बचाना। तो जैसे हमने पढ़ा एग्जाम्पल बीटी कॉटन। देन बेटा एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना कि उसको कोई कोल्ड है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, ड्रॉट, उससे बचाना। अगला क्वालिटी को इम्प्रूव करना, तो जैसे हमने गोल्डन राइस पढ़ा है जिसमें हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसमें क्या करते हैं, विटामिन ए की अमाउंट को बढ़ाते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हुआ, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं उन्हें हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। सिंपल सा मतलब है जिसके अंदर मैंने जीन डाला और उसके डीएनए को रिकॉम्बिनेंट कर दिया। अब उनसे मैं कुछ प्रोडक्ट बना सकती हूँ, जैसे कि इंटरफेरॉन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन्स, कुछ एंटीबॉडीज़ वगैरह। नेक्स्ट, पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाना, पोस्ट हार्वेस्ट को लॉस करने के लिए लॉस को बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन बेटा किस तरीके से कोई प्लांट अपने सॉइल के
मिनरल्स को अच्छे से यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ करें। ये चीज़ हम बायोटेक से ला सकते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। चलिए बेटा, ये आपके पॉइंट हो गए। अब हम यहाँ पे सबसे पहला पढ़ते हैं, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, 2 नंबर में ये चीज़ पूछी जाती है। देखिए बेटा, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट में इसको पूरा समझते हैं। सिंपल सा हिसाब है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉटन का प्लांट। सो देखिए बेटा, कॉटन का जो प्लांट होता है उसका ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्लावर का ये वाइट वाला पार्ट, दैट इज द कॉटन। अब होता क्या है, देयर आर सर्टेन इंसेक्ट्स जो इस पर्टिकुलर प्लांट को खराब करता है। अब जब ये बेटा पर्टिकुलर इंसेक्ट इसको अटैक करेगा तो मेरी प्लांट खराब हो रहा है, यानी कि मुझे कॉटन नहीं मिल पा रहा, तो हमें क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सो द पॉइंट इज, मुझे इस प्लांट को पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाना है। सो हम क्या करते हैं बेटा, हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, हमने इसको बीटी कॉटन में बदला है। नाउ व्हाट इज दिस बीटी कॉटन? ये बीटी कॉटन इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन है। अगर आप देखेंगे तो आर्मी वर्म, देन आपके बीटल्स, डिप्टेरेंस में से कुछ मॉस्किटोज, कुछ फ्लाइज, ये बेटा इंसेक्ट्स जो हैं कॉटन प्लांट को खराब करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, मैं इन प्लांट को कैसे बचाऊं? तो हमने बेटा इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। सो किया बेसिकली हमने क्या, देयर इज अ बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। क्या बोला मैंने? बैसिलस थ्योरिनजेनेसिस। दिस इज अ बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के पास बेटा कुछ जीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्राइजीन। सो इसके पास क्राइजीन प्रेजेंट है। ये क्राइजीन एक पर्टिकुलर टॉक्सिन बनाता है, उसको हम कहते हैं क्राइटॉक्सिन, या बेटा इट इज ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्राई प्रोटीन। सो विच इज अ क्रिस्टल प्रोटीन। ठीक है, और ये बच्चे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज, ये जो प्रोटीन है इट इज अ टॉक्सिन। अब बड़ी अजीब सी बात है, ये टॉक्सिन इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा बीटी का जीन है, इस जीन को इंसर्ट कर देते हैं इन दी कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक प्लांट में इंसर्ट कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि प्लांट्स के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल होता है मेजरली, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। सो यहाँ पे टी प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का जो टी प्लाज्मिड है, इसको बेटा हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, और ये क्राइजीन हमने कॉटन के अंदर डाल दिया। अब जब हमने कॉटन को ये जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बेटा प्लांट बन गया अब बीटी कॉटन। अब देखिए वही वाली बात है, ये जो टॉक्सिन इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, तभी वो बैक्टीरिया को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। सिमिलरली अब ये हमने जीन डाल दिया है बीटी कॉटन के अंदर। सो बीटी कॉटन के अंदर भी वो पर्टिकुलरली इनएक्टिव टॉक्सिन बनेगा, लेकिन क्योंकि वो इनएक्टिव है तो यहाँ पे बीटी कॉटन को कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पे सारा खेल होगा, जब इसको कोई मॉस्किटो खाएगा, जब इसको कोई मॉस्किटो, कोई फ्लाई, कोई भी इंसेक्ट बेटा खाएगा, तो उनके जो गट होता है, जैसे हमारे गट में अल्कलाइन मीडियम है, सिमिलरली उनके गट में भी अल्कलाइन मीडियम है, बेसिक मीडियम है। सो यहाँ पे बेटा
इंसेक्ट के गट में होता है अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन पीएच, और ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा. सो द क्रिस्टल प्रोटीन it will be activated. या ये जो आपका टॉक्सिन है ये इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा. अब ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो इंसेक्ट को प्रॉब्लम करेगा. इंसेक्ट के जो गट है उसमें परफोरेशंस कॉज करता है. और इंसेक्ट मर जाएगा. फाइनली द इंसेक्ट विल डाई. तो अब यार कोई इंसेक्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लांट को खाने आ रहा है तो वो क्यों खाएगा जब उसकी मौत ही हो रही है. तो इस तरीके से ये इंसेक्ट्स दूर रहते हैं इस पर्टिकुलर प्लांट से. तो हमने बेटा क्या किया, हमने यहाँ पे कॉटन का नॉर्मल प्लांट लिया. कॉटन प्लांट को हमने बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया. कैसे, हमने बीटी जीन जो कि हमें बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से मिला उस जीन को टीआई प्लाज्मिड के थ्रू इसके अंदर इंसर्ट किया सच दैट बीटी कॉटन में ये जीन आपका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ, वो प्रोटीन बना क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में था. लेकिन ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया जब इंसेक्ट ने इसको खाया एंड इंसेक्ट की डेथ हुई. सो दिस इज हाउ वी हैव मेड इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स. चलिए बेटा अब इसके आगे इसको नोट डाउन करें. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल कॉटन ही बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं. लेकिन बेटा देर आर पर्टिकुलर जीन्स जैसे कि क्राई 1AC या क्राई 2EB है. ये बेटा कॉटन बुलवर्म के लिए है, कॉटन बुलवर्म. और एक हमारा होता है क्राई 1AB, इट इज़ फॉर कॉर्न बोरर. इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं, देर आर सो मेनी जीन्स, अलग अलग जीन का नाम है. तो जो क्राई 1AC और 2AB जीन है वो एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है जो कि कॉटन बुलवर्म जो कॉटन के प्लांट को खराब करता है उसके अगेंस्ट है. और क्राई 1AB बेटा कॉर्न बोरर यानी मेज के प्लांट को, कॉर्न के प्लांट को जो खराब करता है उसके लिए है. सो बहुत सारे प्लांट्स के लिए ये पर्टिकुलर आपको ये जीन को इंट्रोड्यूस किया गया. इट वॉज बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, ये सब बनाया गया. लेकिन सबसे पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया गया दैट वाज बीटी कॉटन. ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी लिखे हैं तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब बेटा बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टॉपिक. देखिए बीटी कॉटन डायरेक्ट पूछा जाता है. दूसरी यहाँ पे एक हमने पढ़ लिया बीटी कॉटन. बीटी कॉटन के साथ साथ बेटा क्या है, मैंने बोला बीटी राइस, बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल्स. चलिए दूसरा बेटा होता है हमारा गोल्डन राइस. नाउ कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये गोल्डन राइस क्या है? सो बेसिकली राइस हमारा क्या होता है, ओराइजा सटाइवा. सो देखिए भाई बहुत सिंपल है, ओराइजा सटाइवा ये हमारा नॉर्मल राइस होता है. ठीक है, चलिए इस राइस के, ये जो राइस होता है बहुत सारी कंट्रीज का स्टेपल फूड होता है. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें बेटा विटामिन ए की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो गई. अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस का इशू हो गया. ये आप बचपन में भी पढ़ चुके हो. नाउ हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो जो पर्टिकुलर वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खाना खा रहे हैं, लेट्स सपोज चावल, तो क्यों नहीं उस चावल के अंदर मैं कुछ ऐसा करूं कि उसमें हम विटामिन ए की अमाउंट को बढ़ा दें ताकि उनको सप्लीमेंट भी नहीं लेना पड़े, पैसा भी नहीं अलग से खर्च करना पड़ रहा. वो जो अपना खाना खाते हैं वो बेटा अब एक ऐसा राइस है जिनमें उनको भर भर के विटामिन ए मिलने वाला है. सो ये कैसे बनाया गया बेटा, ओराइजा सटाइवा के अंदर बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया. तो ओराइवा सटाइवा को बनाया गया गोल्डन राइस. ये गोल्डन राइस क्या है, इट इज रिच इन विटामिन ए एंड आयरन. और ये बेटा
क्योर करता है नाइट ब्लाइंडनेस को। नाउ द पॉइंट इज, किसकी मदद से बनाया गया, ये जीन कहां से निकाला गया? सो ये लिखेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ये जो जीन था इसको निकाला गया फ्रॉम डैफोडिल एंड कैरेट प्लांट, किसी में से भी। और ये कौन सा जीन है? बीटा कैरोटीन जीन। सो ये बेटा बीटा कैरोटीन जीन को ही क्यों ले रहे हैं, मतलब एक ऐसा जीन जो कि बीटा कैरोटीन बनाएगा, बिकॉज दिस बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो ये हम अपनी बॉडी में खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए बनेगा। सो बीटा कैरोटीन हम बॉडी में डाल रहे हैं और ये जीन हम इस प्लांट से निकाल रहे हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू नो। चलिए नेक्स्ट बेटा एक और हमारे पास है, दैट इज फ्लेवर सेवर टोमेटो। आप देखिए फ्लेवर सेवर टोमेटो में हमने RNAi का इस्तेमाल किया है। तो जो नॉर्मल टोमेटो होते हैं, सिंपल सी बात बताती हूँ, नॉर्मल टोमेटो बेटा ये प्लांट है तो इसके पास सेल वॉल होगा, ठीक है, इसके पास मिडिल लैमेला होगा, इसके पास पेक्टिन होगा, सेल्यूलोज होगा, ये सारी चीजें होगा। अब होता क्या है, देयर इज अ एंजाइम जो कि प्लांट में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, वो बेटा इसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने की वजह से ये गिलबिला सा हो जाता है, तो टमाटो जल्दी सड़ जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट मी राइट दिस, ये जो पेक्टिन है इट इज डाइजेस्टेड बाय पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज। पॉलीगैलेक्टोन्यूरेज एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग एंजाइम है बेटा प्लांट के अंदर, जो इस पेक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा। अब बेटा जब ये इसको डाइजेस्ट कर देगा, तो डाइजेस्ट कैसे कर रहा है, बेसिकली सॉल्युबलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, सॉल्युबलाइज कर रहा है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्युबलाइज। जो वॉल है वो सॉल्युबलाइज होती है, और कौन सा एंजाइम करता है, ये वाला एंजाइम करता है। तो इट इज सॉल्युबलाइज बाय दिस एंजाइम, जिसकी वजह से जेल लाइक चीजें क्रिएट होती हैं और बेटा जल्दी सड़ जाता है, जो शेल्फ लाइफ है वो टोमेटो की कम हो जाती है। नाउ हमें ये तो नॉर्मली पता है, लेकिन फ्लेवर सेवर टोमेटो एक ऐसा टोमेटो है जिसके अंदर हमने RNAi की मदद से उस जीन को साइलेंस कर दिया जो ये एंजाइम बनाएगा। अगर ये एंजाइम बनेगा ही नहीं तो ना ही तो ये सॉल्युबलाइज होगा, ना ही बेटा ये गलेगा, और इसकी शेल्फ लाइफ फिर इंक्रीज हो जाएगी। सो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लेवर सेवर टोमेटो में हमने विद द हेल्प ऑफ RNAi साइलेंस कर दिया जीन responsible for that enzyme such that हमने इंक्रीज कर दी इसकी शेल्फ लाइफ, ठीक है। चलिए ये दो आपको और जानने थे, सो प्लीज नोट दिस डाउन बेटा। ये हमारा एक हो गया। चलिए अगला मेरे पास जो एग्रीकल्चर में हमको पढ़ना है, प्लांट्स में जो हमको पढ़ना है कि एक प्लांट बनाया गया था, दैट इज ट्रांसजेनिक टोमेटो। तो देखिए बेटा ट्रांसजेनिक टोमेटो यानी कि मैंने उसके अंदर जीन को इंसर्ट किया है ना। वाई मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने बनाया, और हम ये कैसे बनाएंगे ये अब हमको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेटा ट्रांसजेनिक टोबैको आपका हमने बनाया क्यों, वाई। सो देयर वॉज अ नॉर्मल टोबैको प्लांट। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो जो नॉर्मल टोबैको होता है, इसके बेटा जो जड़ें हैं, इट इज इन्फेक्टेड बाय अ नीमाटोड विच इज मेलोइडीगाइन इनकॉग्निशिया। एक नीमाटोड मेलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया इसको इन्फेक्ट करता है। जब ये बेटा इसको इन्फेक्ट करता है तो ये नॉट्स क्रिएट करता है, नॉट्स इन रूट
जिसकी वजह से बेटा गांठे के लिए, आपको एक बात बताओ, ये मेरी रूट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इट्स रूट में ऐसी गांठे गांठे बना रहा है, जिसकी वजह से ये उलझ जाएंगी, रूट्स मेरी खराब हो जाएंगी और अल्टीमेटली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, सो द प्लांट विल डाई। सो ये रूट नॉट्स क्रिएट कर देता है इन रूट्स, जिसकी वजह से फाइनली आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए बेटा इसको हम रूट नॉट डिजीज भी कहते हैं। अब हमने इस सिचुएशन को कैसे सुधारा? सो देखिए, जो ये मेलॉइडोकॉइन इनकॉग्निशिया, भाई बहुत परेशान कर रहा है, बाल पता नहीं किधर है, मिल गया। जो मेलॉइडोकॉइन इनकॉग्निशिया है, ये बेटा एक पर्टिकुलर जो बॉडी के अंदर जीन डालता है टोबैको प्लांट के, वो जीन कुछ तो ऐसा बना रहा होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। मुझे उस जीन को साइलेंस करना है। क्या बोला मैंने? ये एक जीन इंट्रोड्यूस करता है टोबैको प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से बेटा टोबैको प्लांट को हार्म कॉज हो रहा है, यानी ये जीन कुछ तो ऐसा प्रोड्यूस करता होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये वाला जो जीन है मुझे इसको साइलेंस करना है, इसको साइलेंस करना है, यानी कि ये चीज, ये जीन अपना कुछ ऐसा ना बना सके जिसकी वजह से मेरा टोबैको प्लांट हार्म हो। सो हम यहाँ पे करते हैं RNAi, तो इट इज साइलेंस्ड बाय RNAi, दैट इज RNA इंटरफेरेंस। ये बेटा एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है इंडिविजुअल्स के अंदर। अब ये कैसे रूट नॉट डिजीज को बचा रहा है, अब हम ये देखते हैं एक सिंपल सी फ्लो चार्ट में। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, यहीं पे आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगी कैसे होता है, और हमने यहाँ पे जो किया है नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, यानी कि वो मेलॉइडोकॉइन का उसके जैसा जीन, यानी जो वो जीन टोबैको प्लांट के अंदर डालने वाला है वैसा ही जीन मैंने ले लिया। ठीक है, चलिए अब बेटा ये वाला वो जीन डालेगा, ये डीएनए है। नाउ यू नो डीएनए में आपके पास एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होता है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होता है। ये बेटा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, रिमेंबर, क्योंकि इसी के बिल्कुल जैसा आपका एमआरएनए बनता है। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस भी बोलते हैं। अब ये वाला बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है, तो इसके जैसा तो नहीं होता, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसको हम एंटी सेंस या नॉनसेंस कहते हैं। सो ये जो जीन है इसके पास एक कोडिंग स्ट्रैंड है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब देखिए बेटा होगा क्या, ये जो मेरा है सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड यहाँ पे बॉडी में बन गया। ठीक है, सो दिस इज दी सेंस आरएनए। अब इसमें से एक सेंस आरएनए और इसका एक एंटी सेंस आरएनए बन गया। अब ये बेटा क्या होंगे, ये आपस में इंटरवाइंड हो जाएगा। तो जब ये इंटरवाइंड हो गया तो ये इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। ये सारा अभी किसकी बॉडी में हो रहा है, ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन मैंने डाला है किसके अंदर, इन द टोबैको प्लांट। सो इन टोबैको, क्योंकि मुझे टोबैको प्लांट को क्या करना है, जेनेटिकली मॉडिफाई करना है। अब एक चीज और याद रखिए, मैंने ये डीएनए को कैसे डाला होगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया होगा। अब देखिए बेटा ये यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। नाउ देयर इज अ राइबोन्यूक्लियस जिसको हम डाइसर कहते हैं, राइबोन्यूक्लियस। ये बेटा क्या करेगा, इस वाले डबल स्ट्रैंडेड को छोटे छोटे में तोड़ देगा, तो ये बन गया siRNA। तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये कुछ 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे हो गए। अब देखिए बेटा क्या हुआ, ये मेरे यहाँ पे छोटे छोटे बन गए। नाउ देयर इज अनदर एंजाइम। अब यहाँ पे कोई दूसरा एंजाइम आएगा जो बेटा इसके ये छोटे छोटे siRNA के साथ बाइंड करेगा। तो मेरा कुछ यहाँ पे बन गया ये इस तरीके से, दिस इज नोन एज द रिस्क
कॉम्प्लेक्स। रिस्क कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म मैं यहां पे लिख देती हूं, RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये यहां पे रिस्क आपका बन गया। नो द पॉइंट इज, ये रिस्क कैसा है, अभी ये इनएक्टिव है। सो ये रिस्क को हम क्या करते हैं, दिस इज इनएक्टिव, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं कर रहा। अब जब बेटा हम इसको एक्टिव बनाते हैं तो ये एक्चुअली आपका एक सिंगल स्ट्रैंड है। तो ये मैंने गोल क्या बनाया है, ये मैंने एक एंजाइम बनाया है, और ये मेरा अंदर क्या है, दिस इज दी siRNA जो मैंने छोटे छोटे यहाँ पे बनाए हैं, डबल स्ट्रैंडेड, याद रहे। अब एक्टिव अब कब होगा, जब ये सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो ये बेटा मेरा यहाँ पे हो गया एक्टिव। अब ये मेरा तैयार है, देखिए किस चीज के लिए। अब ये मेरा टोबैको प्लांट के अंदर है, इट इज इन टोबैको का रूट के सेल में है बेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब कोई नीमाटोड इसको इन्फेक्ट करेगा, जब कोई नीमाटोड अब इसको इन्फेक्ट करेगा, तो यानी कि ये बेटा बॉडी के अंदर वो जीन डाल रहा है, यस और नो। ये अपनी बॉडी के इसकी बॉडी के अंदर कोई जीन डाल रहा होगा, ठीक है बेटा। ये जीन क्या हुआ, अब ये जो हार्मफुल जीन है, मैं यहाँ पे इसको हार्मफुल जीन लिखती हूँ। ये जीन क्या करेगा बेटा, ये बनाएगा कोई mRNA, और ये mRNA वो प्रोटीन बनाएगा, जिसकी मदद से बेटा क्या हो रहा है, ये इस पूरे प्लांट को खराब कर रहा है। ध्यान से सुनिए बेटा, हमने पहले क्या पढ़ा था कि मेलॉइडोगाइन एक जीन डालेगा टोबैको प्लांट के अंदर, जो यहाँ पे क्या करेगा, उस टोबैको प्लांट को हार्म करेगा। अगर मैं इस जीन को साइलेंस कर दूं तो मेरी RNAi हो जाएगी। देन हमने क्या किया, यहाँ पे उसी जीन का मिलता जुलता जीन हमने इस टोबैको प्लांट के अंदर डाला। सेंस एंटी सेंस RNA बना, वो इंटरवाइंड हो गया, वो डबल स्ट्रैंडेड RNA हो गया। बेटा एक डाइसर एंजाइम इसको छोटे छोटे डबल स्ट्रैंडेड में तोड़ता है, एक और एंजाइम इसके संग बाइंड होगा, इसको रिस्क कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब ये एक्टिव हो जाएगा जब ये सिंगल स्ट्रैंड रह जाएगा। नाउ इस टोबैको प्लांट को नीमाटोड ने इन्फेक्ट किया, और नीमाटोड ने इसके अंदर वो हार्मफुल जीन डाला, जो बेटा वो mRNA बनाएगा और ये प्रोटीन बनाएगा। नाउ ये अब क्या करेगा, सारी कहानी यहाँ पे है। ये बेटा इस mRNA के साथ बाइंड करके साइलेंस कर देगा mRNA, जिसकी वजह से कोई वो वाला प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और जब ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो ये प्लांट हो जाएगा डिजीज फ्री। ये प्लांट क्या हो जाएगा, डिजीज फ्री। सो इस तरीके से मैंने RNA इंटरफेरेंस की मदद से टोबैको प्लांट को नीमाटोड रेजिस्टेंट बनाया है। प्लीज नोट दिस डाउन, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको एज इट इज बेटा आप चाहें तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए अब मेरे पास जो अगला टॉपिक यहाँ से आता है, दैट इज मेडिसिन में क्या यूज है। सो मेडिसिन में बेटा इंसुलिन बनाया गया है। सो सबसे पहले तो इंसुलिन को आप समझिए, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन का बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में देखता है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कैसे देखता है, इट रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल, यस और नो। हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है, ये उसको कम करता है। अगर नहीं किया तो हमारी ऑर्गन्स खराब हो सकती हैं बेटा। सो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज सॉरी बेटा, इट इज अ हार्मोन, यहाँ लिख देती हूँ, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ हार्मोन। ये बेटा आपका बीटा सेल्स कहां से आ रहा है बेटा, ये ईसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। हमारे पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, सो बीटा सेल्स है जो ईसलेट ऑफ लैंगरहैंस के, वहां से आपका इंसुलिन आता है। तो ये इंसुलिन बेटा ब्लड शुगर लेवल को कम करता है ना। अब यहाँ पे गड़बड़ वाली बात क्या है, देयर इज अ डिजीज जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। इन लोगों के अंदर इंसुलिन की मात्रा काफी कम होती है। इंसुलिन की मात्रा या तो कम होती है या बेटा नहीं बन पा रहा, तो इन लोगों को मेडिसिन दी जाती है ताकि इनकी बॉडी में इंसुलिन बने
और ब्लड शुगर लेवल को कम करें। बेटा आपने देखा होगा जिन लोगों को बहुत क्रिटिकल होता है डायबिटीज़, उन लोगों को बेटा इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। सो ये इंसुलिन उनकी बॉडी में कम बन रहा है, सो दे नीड टू टेक इंसुलिन के शॉट्स। अब ये इंसुलिन के शॉट्स आएंगे कहाँ से? इंसुलिन हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, कैसे आएगा? सो देखिए बेटा, इनिशियली क्या होता था, इनिशियली इट वॉज टेकन फ्रॉम पिग एंड कैटल, लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा कि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, देयरफॉर इसको डिसकंटिन्यू किया गया। ठीक है, तो अब हम ये इंसुलिन कहाँ से लाएंगे? सो नाउ विद द हेल्प ऑफ RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने बेटा क्या किया, ह्यूमन के जीन से इंसुलिन हमने प्रोड्यूस किया है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप पढ़ चुके हैं। सो नाउ वी आर अवेयर ऑफ कि ह्यूमन का कौन कौन सा जीन कौन कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है। सो ये पर्टिकुलर ह्यूमन का जीन जो बेटा इंसुलिन बनाता है, उस जीन की मदद से हम यहाँ पे इंसुलिन बना सकते हैं, यानी हम ह्यूमन का ही इंसुलिन बना सकते हैं और ह्यूमंस को डायबिटीज पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। इस पर्टिकुलर इंसुलिन को हम कहते हैं हिम्यूलिन। क्या कहते हैं? हिम्यूलिन। अब देखिए बेटा, सबसे पहले ये कहाँ बनाया गया था? इट वॉज सबसे पहले प्रोड्यूस्ड इन 1983। एलाई लिली जो बेटा एक अमेरिकन कंपनी थी, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हिम्यूलिन को प्रोड्यूस किया। अब हिम्यूलिन बनाने के लिए हमें इंसुलिन का स्ट्रक्चर को पहले समझना पड़ेगा। सो देखिए बेटा, जो इंसुलिन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उल्टा बनाया मैंने। देखिए बेटा, दिस इज हाउ अ इंसुलिन इज रिलीज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में इंसुलिन बनता है, इसको बेटा हम कहते हैं प्रो इंसुलिन। क्या कहते हैं? दिस इज हाउ इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन ह्यूमंस। हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन बनता है उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। प्रो इंसुलिन का क्या मतलब है बेटा? इसके पास एक ये पेप्टाइड है, एक ये पेप्टाइड है और एक ये पेप्टाइड है। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम दूं, सो दिस इज द ए पेप्टाइड जिसमें कुछ 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। दिस इज द सी पेप्टाइड जिसमें कुछ 30 अमीनो एसिड होते हैं, एंड दिस इज द बी पेप्टाइड जिसमें कुछ आपके 33 इसमें कुछ 33 अमीनो एसिड आपके होते हैं। आई थिंक ये उल्टा हो गया, इसमें बेटा 30 होते हैं और इसमें आपके 33 होते हैं। यस, और इसमें 33 अमीनो एसिड। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। हमारी बॉडी के अंदर जिस फॉर्म में इंसुलिन बनता है, दैट इज अ प्रो इंसुलिन, जिसमें ए और बी और सी पेप्टाइड चेन्स होती हैं। लेकिन बेटा जो एक्टिव इंसुलिन होता है, जो काम करता है इंसुलिन, उसके पास केवल 51 अमीनो एसिड होते हैं। तो ये 51 अमीनो एसिड कैसे होंगे? ए और बी चेन केवल। वहाँ पे बेटा इस तरीके से ए चेन और बी चेन ही होता है और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं। सो दिस इज द मैच्योर इंसुलिन। सो अब अगर मुझे इतना में क्या समझ आया कि मेरी बॉडी में इंसुलिन बनना है, लेकिन मेरी बॉडी में जो इंसुलिन बनता है वो बेटा इस तरीके का बनता है जिसको प्रो इंसुलिन कहते हैं, जिसमें एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है। ये मेरी बॉडी में बना, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। अगर इसने मेरी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल को कम करना है
तो बेटा इसको एक्टिव होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा बाय रिमूविंग दी सी पेप्टाइड। सो यहाँ पे ये मैच्योर कैसा होता है, सी पेप्टाइड के रिमूवल के बाद। अब ये मेरी बॉडी में ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में इसी को बनाने की इंफॉर्मेशन है। यस और नो? सो नाउ बेटा वी हैव टू टेक डाउन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, और अब हमें अपना ह्यूमुलिन को बनाना है। सो देखिए बेटा, लेट्स मेक दी ह्यूमुलिन। तो अब आप देखिए, अर्लियर बेटा कैटल और पिग के जीन से बनाया जा रहा था, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आ रहा था। क्यों काम नहीं आ रहा था? क्योंकि बेटा ये जो इसके जीन से जो इंसुलिन बनता वो हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर रहा था। बट नाउ अब ये क्या किया हमने बेटा, ह्यूमन का जीन लिया, वो ह्यूमन का जीन जो कि इंसुलिन को बनाएगा। नाउ ह्यूमन के जीन के पास तो प्रो इंसुलिन की इंफॉर्मेशन है, हमने ह्यूमन का वो जीन लिया। अब इसके पास बेटा प्रो इंसुलिन वाला जीन होगा, यस और नो? और इस जीन को हम क्या करेंगे, इसको किसी बैक्टीरिया या होस्ट के अंदर डालेंगे। प्लाज्मिड बेटा हम इकोलाई का ही लेते हैं, और होस्ट भी हम इकोलाई का ही लेते हैं। तो इसको याद रखिए, ताकि ये जो होस्ट है ये प्रोड्यूस कर पाएगा इंसुलिन, और इस इंसुलिन को फिर मैं मार्केट में बेच सकूं। यस और नो? ये हमें पता होना चाहिए कि भाई हम ह्यूमन के जीन को डालेंगे किसी भी होस्ट के अंदर, तो हमने ले लिया इकोलाई। तो मैंने जिस प्लाज्मिड का यूज किया उसको भी मैंने बोला इकोलाई। इकोलाई का प्लाज्मिड लिया, उसमें प्रो इंसुलिन का जीन डाला, और बेटा फिर मैंने होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई किया, इंसुलिन प्रोड्यूस किया, फिर उसको मार्केट में बेचा। बट द पॉइंट इज ये तो प्रो इंसुलिन है, हमारी बॉडी में जा करके ये अब मैच्योर तो नहीं होने वाला। सो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, रादर दैन टेकिंग दीज जीन्स, हम बेटा कौन से जीन लेते हैं, ए चेन एंड बी चेन के जीन्स लेते हैं, यानी कि बेटा ये सेपरेटली प्रोड्यूस किया जाता है। क्या बोला मैंने आपको, ए और बी चेन को सेपरेटली प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद बेटा इन द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग फिर उनको ज्वाइन किया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सो बस इतना आपको यहाँ पे समझना है कि हमने ए और बी चेन को सेपरेटली प्रोड्यूस करना है, क्योंकि नहीं तो प्रो इंसुलिन रह जाएगा, सी पेप्टाइड का तो मुझे कोई काम नहीं है। और ए और बी को मैं सेपरेटली, यानी एक वेक्टर लिया, एक होस्ट लिया, उसमें बनाया, सेम मैंने बी बनाया। अब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में मैं ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दूंगी, फिर बेटा मैं उसको मार्केट में सेल कर दूंगी। नाउ अब यहाँ पे एक आपका पंगा आता है। नाउ व्हाट इज दैट चैलेंज? सो देखिए बेटा, आप मुझे बताइए कि हम ह्यूमंस जो होते हैं, कोई भी जो जीन होता है इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो आपका ये mRNA प्रोड्यूस हुआ, तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर जीन होगा वो mRNA बनाएगा, फिर इसका ट्रांसलेशन होगा और वो वाला प्रोटीन बनेगा। सो वी नो बेटा ह्यूमंस के अंदर ये जो mRNA होता है इसके अंदर कुछ एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, यस और नो? भाई हमारे mRNA में तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, और ये इंट्रॉन का फिर स्प्लाइसिंग होता है, और उसके बाद बेटा हमें जो मिलता है दैट इज दिस mRNA, यानी कि कोडिंग। अब ये कोड करेगा और तब जा कर के इसकी ट्रांसलेशन होती है, एंड देन बेटा उसके बाद हमारी बॉडी में वो प्रोटीन बनता है। हम स्प्लाइसिंग क्यों करते हैं? क्योंकि ये इंट्रॉन किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता, तो इसको बेटा रिमूव करना होता है ताकि मेरे पास केवल एक्सॉन रह जाए और अब मैं ये प्रोटीन बनाऊँ। ऐसे हमारी बॉडी में इंसुलिन का भी पंगा होगा, इंसुलिन भी हमारी बॉडी में ऐसा ही बनता होगा। भाई एक बात बताइए, जिस जीन से जो mRNA बना होगा बेटा उसके अंदर भी तो एक्सॉन और प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन हम वो जीन कहाँ डाल रहे हैं? हम वो जीन डाले हैं बैक्टीरिया के अंदर। अब आप बताइए, बैक्टीरिया के अंदर कोई स्प्लाइसिंग होता है, कोई स्प्लाइसियोसोम होता है? नो बेटा। अब यहाँ पे चीज देखिए, बट जो ई कोलाई होता है
इट इज अ प्रोकैरियोट, दैट इज यहाँ पे बेटा स्प्लाइसिंग नहीं हो सकती, तो मैं ये जीन डायरेक्टली बैक्टीरिया के अंदर नहीं डाल सकती। सो मैं जीन बेटा इसके अंदर डायरेक्टली नहीं डाल सकती, ये चीज़ नहीं कर सकती। सो मैं क्या कर सकती हूँ, हम बेटा जीन लेंगे, उसके बाद उसका mRNA कराएंगे। ये mRNA का बेटा स्प्लाइसिंग हुआ, स्प्लाइसिंग के बाद अब मेरे पास केवल एक्सॉन वाला mRNA बेटा, और ये जो मेरे पास एक्सॉन वाला mRNA है, अब हम इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, ध्यान दीजिएगा, हम इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके cDNA बनाते हैं, और ये वाला जीन को हम यूज करते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट। क्योंकि बेटा अगर मैंने ये वाला जीन को डायरेक्टली यूज किया तो कोई फायदा नहीं है। ई कोलाई में जो आप डाल रहे हो, उस ई कोलाई के अंदर बेटा इंट्रॉन्स भी गया है, वो रिमूव नहीं हो पाएगा। सो हमें यहाँ पे जीन्स का mRNA स्प्लाइसिंग करने के बाद उस mRNA को, कोडिंग mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बेटा मैं उसको यूज करूंगी। दीज आर दी चैलेंजेस जो आपको परफॉर्म करना होता है इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ह्यूमन इंसुलिन। ये मेरी यहाँ पे एक कहानी हुई। चलिए नाउ अब बेटा यहाँ पे हमें जो अगली चीज पढ़नी है, दैट इज जीन थेरेपी। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज कंपेयर टू इन रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत बारी पूछा गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो जीन थेरेपी को समझने की कोशिश करो। बेटा जीन को आप थेरेपी दे रहे हो, यानी कि आप जीन को ठीक कर रहे हो, ऑल्टर नहीं कर रहे हो, आप ठीक कर रहे हो। सो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि जीन थेरेपी का मतलब बेटा क्या होता है, कि यहाँ पे there is replacement of faulty gene with normal gene in embryo और child। तो मान लीजिए किसी बंदे को कोई बीमारी है, अभी उसकी कोई बीमारी हो गई और उसका कारण कोई एक जीन है। अब अगर उस जीन की वजह से बहुत दहशत फैली है तो उसको मुझे ठीक करना होगा, तो उस जीन को मैं रिप्लेस करूंगी एक नॉर्मल जीन के साथ। तो मैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मॉडिफाई कर रही हूँ डीएनए, तो ये आरडीटी हो गया, और जीन थेरेपी कर रही हूँ, जीन को मैंने रिप्लेस कर दिया। किसी एम्ब्रियो के केस में, यानी कि जब बच्चा वूम में होता है या बेटा चाइल्ड में, एक छोटे बच्चे के अंदर, इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। अब जीन थेरेपी बहुत सी डिजीजेस के लिए यूज हुई है। नॉर्मली बेटा ये सिंगल जीन डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। सिंगल जीन डिसऑर्डर यानी कि एक ही जब जीन में गड़बड़ है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। जो सबसे पहला यूज किया गया था, दैट इज फॉर सिस्टिक फिब्रोसिस। सो सबसे पहले जीन थेरेपी यूज की गई थी फॉर सिस्टिक fibrosis. Now, we have to study about SCID. Now, what is SCID? SCID बेटा एक डिजीज है। इस डिजीज के अंदर जो बच्चा है उसको बहुत जल्दी बहुत सारी बीमारी लगती है, और बेटा उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ऐसे बच्चे को हम बबल बेबी कहते हैं। उसका ओवर ध्यान रखना पड़ता है, कोई आए ना, कोई छुए ना, कहीं से कोई जर्म्स उसकी बॉडी को टच ना करे। तो ये बेटा दिक्कत हो रही है एक जीन की वजह से जो उस बच्चे की बॉडी में नहीं है। अब उस जीन को मुझे ठीक करना है। सो देखिए बेटा, स्किड के लिए यहाँ पे यूज किया गया था आपका सबसे पहला जो था, दैट वाज इन 1990। एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए इसको यूज किया गया। 4 ईयर ओल्ड गर्ल जिसका नाम था बेटा अशांति डिसिल्वा। अब यहां पे बेसिकली किया क्या जा रहा था, इसके बॉडी में ये जो उसको बीमारी थी इसके, ना दैट वाज बिकॉज इम्यूनिटी खराब हो रही है। अब बेसिकली बेटा क्या हो रहा था इस बच्चे को, देयर वॉज अ डिलीशन ऑफ अ जीन, डिलीशन ऑफ ADA कोडिंग जीन। ऐसा जीन डिलीट हो गया था जो कि बेटा ADA बनाता है।
Now what is ADA? It is adenosine deaminase. Adenosine deaminase. ये बेटा एक एंजाइम है जो हमारे बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं. सो बाय बी एंड टी सेल्स, और ये बी और टी सेल्स दीज आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो. तो इतना तो बेसिक आप पहले यहाँ पे समझिए कि बेटा जो हमारे बोन मैरो होते हैं वहाँ पे हमारे सारे सेल्स बनते हैं. हाँ, बी सेल्स बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं, टी सेल्स थाइमस में मैच्योर होते हैं, लेकिन बनते तो दोनों बोन मैरो है. अब बोन मैरो में कुछ डिफेक्ट है, यानी कि वहाँ पे बेटा जो सेल्स बन रहे हैं बी और टी सेल्स, इनमें बेटा एडीए का जीन डिलीटेड है. एडीए जीन एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाता है. अब ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये डीऑक्सी अडीनो, एक मिनट, डीहाइड्रोक्सी, मैंने लिख दिया था डीऑक्सी अडीनोसिन. ये बेटा डीऑक्सी अडीनोसिन पे काम करता है. इट एक्ट ऑन डीऑक्सी अडीनोसिन. ये अगर आपका कम होगा तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करता है सच दैट बी एंड टी सेल कैन वर्क प्रॉपरली. सो देखिए बेटा, जो बी और टी सेल्स होते हैं उनके अंदर ये पर्टिकुलर चीज बन रही है, टॉक्सिन है. अडीनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को भी वही बनाते हैं, तो ये इसको कम करता है. नाउ अगर ये जीन डिलीट होगा, सो देखिए बेटा, अगर ये आपका जीन डिलीट होगा सो अडीनोसिन एमिनेज नहीं बन पाएगा. तो बेटा ये इस पे काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से बेटा बी और टी सेल्स काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि बेटा उस बंदे में होगी लेस इम्यूनिटी. तो पहले ये फंडा समझ में आया. होता क्या है, लेट मी रिपीट. सबसे पहले एक बीमारी स्किड, ये आपको पता होना चाहिए. एक सबसे छोटे बच्चे में, 4 साल की बच्ची में सबसे पहले किया गया. अशांति डिसिल्वा नाम था. अगर मैं आपको इनके डॉक्टर भी बताऊं बेटा, तो इट वॉज द जीन थेरेपी वॉज अप्लाइड बाय डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन. इन्होंने बेटा क्या किया था, जीन थेरेपी, दैट मीन्स replaced ADA जीन, ADA इनका फॉल्टी जीन, इन ये बच्ची को, इसीलिए इनको फादर ऑफ जीन थेरेपी भी कहते हैं. तो बेसिकली इस बच्चे में ADA जीन डिलीट हो गया, जिसकी वजह से उसके बी और टी सेल्स में डीऑक्सी एडिनोसिन बढ़ रहा था, तो ये काम नहीं कर पा रहे थे, तो इम्यूनिटी कम हो रही है. ऐसे बच्चे को बबल बेबी कहते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो इस डॉक्टर ने इस पर्टिकुलर जीन को, जो फॉल्टी जीन था, जो डिलीट हो गया है, उसको बेटा ठीक किया, और उसके बाद क्या किया, रिप्लेस करने के बाद अब वो बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है. सो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ जीन थेरेपी. तो उस बच्चे के अंदर अब इसको बनाया. ठीक है. अब हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस. सो देखिए बेटा, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, ये चीज़ आपको पता होनी है, जीन थेरेपी. ठीक है. अब जीन थेरेपी क्या होता है इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये कैसे रिप्लेस करते हैं. अभी आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए. अगर किसी बच्चे को ऐसी बीमारी है जिसकी बॉडी में ये पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बन पा रहा, तो आप क्या क्या करोगे. सो कुल मिलाकर के बेटा एडीएस किड में क्या हुआ, एडीए डेफिशिएंसी की वजह से, एडीए डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से बी और टी सेल वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से बेटा स्किड हो रहा है. सो व्हाट आर दी ट्रीटमेंट जिससे आप इसको बचा सकते हो. हम बेटा इस डिजीज को कैसे दूर कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका, यार जब ये एंजाइम बॉडी में कम हो रहा है तो ये एंजाइम में दे दो, यस और नो. सो फर्स्ट तरीका बेटा क्या हुआ आपका, ERT, which is
एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। भाई पहला तो तरीका है कि एंजाइम को दे दो। अगर बच्चे की बॉडी में ये एंजाइम ही नहीं बन रहा तो हम इंजेक्ट ही कर देते हैं ना उसकी बॉडी में ना। यहाँ पे बेटा डिसएडवांटेज क्या क्या है, व्हाट आर दी कॉन्स। तो देखिए बेटा, पहली चीज, एक तो ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, इट हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। दूसरी चीज बेटा, ये काफी मोटा सौदा होता है भाई, एक्सपेंसिव होता है, सबके पास नहीं होता। तीसरी चीज बेटा, किसी किसी को ये एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज कर सकता है। तो इसलिए ERT एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं है। अगला तरीका बेटा हमारा होता है जिसमें हमने क्या करेंगे, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। देखिए ये बोन मैरो है ना जो बी और टी सेल्स को बना रहा है, यानी बेटा बोन मैरो ही खराब बी और टी सेल्स को बना रहा है। ऐसे बी और टी सेल्स को बना रहा है जिसमें एडिनोसिन डीएमिनेज नहीं बन रहा। अगर मैं उस बोन मैरो को रिप्लेस कर दूं तो क्या ये हो सकता है? तो सिंपल बेटा, जो मेरा फॉल्टी बोन मैरो है वो क्या कर रहा है, ऐसे बी और टी सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है जिनके पास बेटा ADA वाला जीन डिलीटेड है। तो इसीलिए बॉडी में ये एंजाइम नहीं बन पा रहा। सो अगर हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका सल्यूशन क्या होगा कि हमने बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया। और जब ट्रांसप्लांट करेंगे सो ये बोन मैरो क्या करेगा, अब नॉर्मल बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बेटा कौन सी ये होता है कि डोनर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, डोनर मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए बेटा, ये जो लाइन में आपको बोलने वाली हूँ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुने। NCERT में जो लिखा हुआ है, NCERT में क्या लिखा है कि ये एक क्योर नहीं है। NCERT में इन दोनों को नो क्योर लिखा है। लेकिन यार बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट कर देंगे तो क्योर तो होगा, लेकिन वी नीड टू फॉलो NCERT कि नो क्योर इसलिए लिखा है बेटा, ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, मतलब ये इतना इजी नहीं होता है डोनर मिलना, कई बार सालों निकल जाते हैं डोनर नहीं मिलता। सो NCERT में नो क्योर लिखा है, सो आप इसको फॉलो करेंगे। वैसे अदरवाइज ये बेटा क्योर तो है, इट इज अ परमानेंट क्योर, बट रीजन क्या है, डिफिकल्ट, चांसेस कम क्यों है बेटा, क्योंकि डोनर बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मेरा दूसरा तरीका हुआ कि बोन मैरो को ही ट्रांसप्लांट कर लिया जाए। अब बेटा हमारा आता है नेक्स्ट तरीका विच इज द जीन थेरेपी। तो तीसरा तरीका मेरे पास होता है जीन थेरेपी। अब इस चीज को ध्यान से सुनना है क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया बेटा, पेशेंट लिया, पेशेंट की बॉडी से एबनॉर्मल सेल्स लिए, मतलब बेसिकली पेशेंट का आपने ब्लड लिया, ठीक है, उसमें से आपने एबनॉर्मल बी और टी सेल्स निकाले। यानी कि ये एबनॉर्मल सेल्स कौन से हैं, बी और टी सेल्स, जिसमें बेटा देयर इज नो ADA जीन, जिसमें ADA का जीन ही नहीं है या फॉल्टी जीन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको कल्चर कराया, आपने इसकी अमाउंट को बढ़ाया, ठीक है। अब आपको इनके अंदर जीन डालना है। सो व्हाट वी नीड टू डू बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर जो आपका दैट योर जीन है, जो एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल में जो वो जीन मिलेगा वो आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो आप ये कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए बेटा, अब मैंने क्या किया, नॉर्मल सेल्स लिए, इन नॉर्मल सेल का मैंने नॉर्मल जीन लिया। नॉर्मल जीन यानी कि मैंने वो वाला DNA लिया जो बेटा कोड कर रहा है उन पर्टिकुलर एंजाइम के लिए। अब मैं इसका क्या करूंगी, mRNA लूंगी।
जो कि कोड करेगा, कोडिंग mRNA है, जो मैच्योर mRNA है ले लिया। अब इसको बेटा मैंने डाल दिया एक वायरस के अंदर। वाई वायरस? क्योंकि मैं डायरेक्टली तो बॉडी के अंदर नहीं डाल सकती ना, मैंने सेल्स को कल्चर तो करा दिया। अब इसमें मैं जीन कैसे डालूं? तो हमने पढ़ा ना वेक्टर इस्तेमाल हुआ। तो ये वायरस जो कि मेरा रेटेरो वायरस हो सकता है या बेटा अडीनो वायरस ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो भी मेरा वायरस होगा इसके पास 2 जीन होंगे। एक बेटा इसके पास होगा डिजीज कॉजिंग जीन और एक इसके पास होगा पैकेजिंग जीन। अब हमने यहां पे क्या किया, ये जो हमारा mRNA था, ठीक है, इसको मुझे इसके अंदर डालना है। सो मैंने यहां पे क्या किया, इसको जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं इसको यहीं बनाती हूं वैसे। तो मैंने ये इसके साथ डाल दिया। ये मेरा rDNA है। अब इस चीज को मैं होस्ट के अंदर डालूंगी, यानी जो मेरे एबनॉर्मल सेल्स हैं उसके अंदर डालूंगी। समझ में आया? देखिए बेटा, हमें क्या करना है, फॉल्टी जीन को नॉर्मल जीन से बदलना है। सबसे पहले पेशेंट का ब्लड लिया, अब नॉर्मल सेल्स लिए, उसको कल्चर कराया। अब मुझे इनको ठीक करना है। अब मेरी ठीक करने की तैयारी। मैंने नॉर्मल सेल का जीन निकाला, mRNA निकाला बेटा। mRNA इसलिए निकाला क्योंकि इसके अंदर RNA होता है, तो मैं RNA के थ्रू ही बॉडी में डाल सकती हूँ। तो रेट्रोवायरस या एडिनो वायरस लिया, देन बेटा उसका जो डिजीज कॉजिंग जीन था उसको निकाल दिया, नहीं तो डिजीज कॉज हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने अपने नॉर्मल जो मेरा ADA जीन होता है उसको बेटा मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस वाले ये वेक्टर जो है वो बेटा होस्ट को, यानी कि जो हमारे एबनॉर्मल सेल्स हैं उसको इन्फेक्ट करेगा। अब देखिए बेटा क्या होगा, तो जब इस पे आपका वेक्टर आया तो इसके अंदर बेटा क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। तो ये जो आपका ऐसा वाला था ये बेटा ऐसा बन जाएगा, और जब ये ऐसा बन जाएगा तो ये इंसर्ट हो जाएगा डीएनए में, और इस तरीके से डीएनए को मैंने क्या किया, मैनिपुलेट किया, ट्रीट किया, या लेट्स सपोज जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख रही हूँ। हो गया मेरा नाम खत्म। देखिए दोबारा देखिए बेटा, सबसे पहले मान लीजिए मुझे एडीएस किड है, मेरी बॉडी के जो बोन मैरो जो बी और टी सेल्स बना रहे हैं उसमें ईडीए एंजाइम नहीं बन रहा, हो सकता है वो जीन डिलीटेड है। सो मैंने क्या किया बेटा, मेरे बी और टी सेल्स को निकाला। बी और टी सेल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड, रिमेंबर। चलिए अब मैंने ये नॉर्मल सेल्स को कल्चर करा लिया। अब मुझे इतने सारे सेल्स को ठीक करना है, ठीक करके ये सारे सेल्स में दोबारा से बॉडी में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए तो अब इसको मैं ठीक कैसे करूंगी, मैंने नॉर्मल सेल ली, उसका नॉर्मल जीन निकाला, उसको बेटा रेट्रो वायरस या अडीनो वायरस में डाला, बिकॉज इट इज अ वेक्टर फॉर ह्यूमंस, फॉर एनिमल्स। अब ये वेक्टर मेरा क्या हुआ, मैंने इसको डिसआर्म कर दिया, इसका डिजीज कॉजिंग जीन निकाल दिया, और बेटा मैंने ईडीए जीन डाल दिया। अब ये वेक्टर होस्ट सेल्स को, यानी कि इन्हीं एबनॉर्मल सेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब इन्फेक्ट करने के बाद बेटा ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा अपना डीएनए। तो जो मेरे पास ये बी और टी सेल्स होंगे उनमें बेटा एडीए जीन आ जाएगा। कैसे आएगा, ये जब मैंने इन्फेक्ट कराया तो भाई इनके पास रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उस एमआरएनए को डबल स्ट्रैंडेड करेगा, ये बेटा इन सेल के डीएनए में इंसर्ट हो जाएगा। अब जब डीएनए में आ गया तो वैसे ही सेल बनेंगे। तो बेटा क्या होगा, जब ये डीएनए में आ जाएगा तो अल्टीमेटली ये ऐसा ही बनाएगा जो इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो बी टी सेल्स के पास अब एडीए जीन आया
तो ये बेटा ADA एंजाइम बनाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट होता है। नाउ देयर इज वन लूप होल। व्हाट? नोट बेटा, मैंने क्या किया, कुछ B और T सेल्स को निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उनको ठीक करके बॉडी में वापस डाले। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इन सेल्स को अगेन टू बॉडी मैंने डाला, जो कि ADA एंजाइम बना रहे थे। नाउ B और T सेल्स जो होते हैं, दीज आर नॉट इमॉर्टल। ये अमर तो नहीं है, ये मर जाएंगे। तो यानी कि जब तक ये रहेंगे बेटा, तब तक ही मेरी ये काम कर पाएगी। तो जब मेरे ये सेल मर जाएंगे, देन मुझे अगेन कुछ ऐसा तरीका चाहिए होगा कि मेरी बॉडी में फिर से ऐसे B और T सेल्स बने। नाउ सो इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हम ये प्रोसीजर को 16 ब्लास्टोमियर स्टेज में कर लें, अगर हम इसको 16 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो स्टेज में कर लें, तब बेटा इट विल बी अ परमानेंट क्योर। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट क्योर कौन सा है। तो ये मेरे को परमानेंट क्योर देगा, लेकिन अगर क्योंकि मेरे B और T सेल्स मरते हैं तो वापस डालूंगी तो वो बाद में मुझे फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यही प्रोसीजर उन सेल्स के साथ किया जब 16 ब्लास्टोमियर स्टेज थी, तब बेटा मेरा ये परमानेंट क्योर होगा। प्लीज नोट दिस डाउन। इसी जगह बेटा ये भी आपके पास यहाँ पे एक है, लुक हियर। सबसे पहले सेल्स हमने पेशेंट से निकाले, एक फ्लो चार्ट। वायरस ऑल्टर्ड सो कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो वायरस को मैंने यहाँ पे ऑल्टर कर दिया। कैसे ऑल्टर कर दिया? इस वायरस के अंदर मैंने बेटा ADA जीन को डाल दिया है। अब ये इसलिए मैंने इसका डिजीज कॉजिंग निकाल दिया, इसलिए वो फालतू में मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अब ये बेटा मैंने जो जीन डाला था दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ mRNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से ये आपका DNA बना। फिर ये DNA बेटा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इंसर्ट होने के बाद, अच्छा पहले यहाँ पे नहीं है, इसको अभी वायरस में ही दिखा रहा है, ये जीन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये बेटा इसको यहाँ पे क्या करेगा, लेट्स से इट इज इन्फेक्टिंग द सेल, पेशेंट सेल के साथ मिक्स किया, ये अपना यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डालेगा और ये मेरे सेल्स ट्रांसजेनिक बन गए, यानी कि अब ये ट्रीट हो चुके हैं। वी विल इंजेक्ट बैक दी सेल्स अगेन। क्लियर? चलिए, ये बेटा यहाँ पे आपका खत्म होता है। नाउ अब यहाँ पे दो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, इसको हम ऐसे ही NCERT की मदद से पढ़ेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर हेल्पफुल या जेनेटिकली इंजीनियरिंग हैज हेल्प टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन, एक्सप्लेन इन केस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बेटा याद रखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो प्लांट का पूछ रहा है कि वो एनिमल का पूछ रहा है। सो देखिए बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, किसी भी की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल जो आप इसको यूज कर सकते हैं, इनके DNA को स्टडी कर सकते हैं, हाउ दैट पर्टिकुलर जीन वर्क, हाउ इट फंक्शंस, उसको कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ बेटा, स्टडी ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज को स्टडी कर सकते हैं हम। ऑब्वियसली ह्यूमन के अंदर उसको स्टडी करें, ये तो कोई पॉसिबल नहीं, हम किसी के मरने का वेट नहीं करेंगे और किसी को चीड़ फाड़ करके नहीं देखेंगे, जिंदा नहीं कर सकते वापस। सो बेटा एनिमल्स में हम उसको ऑल्टर करते हैं, वो जीन डालते हैं जो डिजीज कॉज करता है और देखते हैं वो डिजीज कैसे काम कर रही है। देन जो भी मैंने मेडिसिन बनाई है, जो मैंने कुछ भी बनाया है, देन वी इंजेक्ट दोज थिंग इन दोज एनिमल्स, ये देखने के लिए कि वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। नेक्स्ट बेटा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन की बात करी थी, ये क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे एनिमल्स को यूज किया गया है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे बेटा जो हमारी सबसे पहली काउ थी इन 1997 विच इज रोजी द काउ, ये बेटा ट्रांसजेनिक काउ थी और ये ऐसा प्रोटीन एनरिचमेंट में ला रही थी जिसमें 2.4 ग्राम्स आपका प्रोटीन था पर लीटर। इट इज अ ह्यूज अमाउंट। उसके अलावा कई सारे एनिमल्स को यूज किया गया है ह्यूमन के प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एम्फाइसीमा को यूज करने के लिए यूज होता है।
को ट्रीट करने के लिए होता है। देन बेटा वैक्सीन की सेफ्टी, हम वैक्सीन की सेफ्टी देखते हैं कि वेदर कोई वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट्स माइस में किए जाते हैं। सो इट इज़ द मोस्ट यूज ट्रांसजेनिक एनिमल, सो यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइस। एंड देन बेटा केमिकल की सेफ्टी, किसी केमिकल को देखना हो कि वो सेफ है नहीं है तब इसको यूज़ करते हैं। अगला बेटा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक मेरा इस चैप्टर में होता है एथिकल इश्यूज, जहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले GEAC, तो दिस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कम्युनिटी। ये बेटा क्यों बनाई गई है? अगर हम कोई किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, सो बेसिकली बेटा हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये एथिकली बहुत सही होना चाहिए। ये हमारे इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी ह्यूमन को, किसी एनिमल को, इसकी बाकी स्पीशीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारी मोरालिटी इवैल्यूएट, मतलब आप मॉरल के हिसाब से ही काम करो। तो ये सारा काम की अथॉरिटी देने वाला GEAC है। ये अगर अप्रूव करेंगे तो आप स्टडी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देन बेटा ये बासमती राइस की कहानी है कि किस तरीके से इंडिया की एक वेराइटी को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बाहर की देशों में बेचा गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें रखी है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट कर लिया बासमती राइस को, उन्होंने मॉडिफाई किया और बेटा वो इंडियन वेराइटी थी, बिना उनसे पूछे उन्होंने उसको मॉडिफाई किया, उसके बाद पेटेंट कर दिया और ये भी कह दिया कि ये हमारा और अब इसको कोई और नहीं बेच सकता। तो ये बहुत बड़े राइट्स हुए, इसमें प्रॉब्लम हुई। हम बेटा किसी का हक छीन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम बायोपायरेसी कहते हैं एंड वी नीड टू स्टॉप दिस। सो यहाँ से बेटा बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए गए। सो बायोपायरेसी इज अ टर्म यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनी जब बायो रिसोर्सेज को यूज करती है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना ऑथराइजेशन लिए, जो जिस कंट्री का वो रिसोर्स है उससे बिना परमिशन लिए उसके पीपल, उसके लोगों को कोई कंपनसेशन अमाउंट नहीं दिया, कोई क्रेडिट नहीं दिया, कोई कंसर्न नहीं किया, इसको हम बायोपायरेसी कहते हैं। सो विद दिस थिंग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम बेटा मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट चैप्टर। हमारे 2 चैप्टर्स रहते हैं, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो डू लेट मी नो आपको ये क्लासेस कब चाहिए। जितनी जल्दी आप बताओगे उतनी जल्दी मैं लेकर के आऊँगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।